नमस्ते। जरा सोचिए कि भारत के ठीक सामने एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए। आज हम एक सोर्स वीडियो के तर्कों को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल इसी तरह की एक काल्पनिक स्थिति को सामने रखता है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उस सोर्स में दिए गए नजरिए और तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो एक सीधा सा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। अगर किसी दोस्त देश के जहाज पर किसी के समुद्री इलाके में हमला हो जाए तो एक क्षेत्रीय ताकत की जिम्मेदारी क्या बनती है? यही वो दुविधा है जो उस सोर्स वीडियो के बिल्कुल केंद्र में है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एक काल्पनिक युद्ध के मैदान में कदम रख रहे हैं। ये सब एक काल्पनिक संकट की कहानी है जो सोर्स में बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने इस संकट को जन्म दिया। तो सोर्स में कहानी एक बड़े युद्ध के बीच शुरू होती है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल का गठबंधन जो ईरान पर हमला करता है। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बड़े शहरों के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी होती है। जवाब में ईरान भी पलटवार करता है और मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागता है। और फिर एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ईरान दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देता है, जिससे दुनिया भर में तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो सोर्स के विश्लेषण का केंद्र बन जाती है। और वो घटना है ईरानी जंगी जहाज आइरिस टेना का डूबना। चलिए इस घटना का पूरा घटनाक्रम समझते हैं। कहानी 17 फरवरी को शुरू होती है जब भारतीय नौसेना बड़े सम्मान के साथ ईरानी जहाज को मिलिन 2026 अभ्यास के लिए बुलाती है। फिर मार्च में ईरानी सैनिक विशाखापत्तनम में एक परेड में गर्व से मार्च करते भी हैं। लेकिन फिर 4 मार्च को सब कुछ बदल जाता है। श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी इस जहाज पर टॉर्पीडो से हमला करके उसे डुबो देती है। और ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था। सोर्स के मुताबिक इस हमले में 87 ईरानी सैनिक मारे गए थे। ये आंकड़ा इस भू राजनीतिक घटना को एक मानवीय त्रासदी में बदल देता है, जहां दोस्ती के बुलावे पर आए मेहमानों की जान चली गई। और इस त्रासदी की विडंबना को समझने के लिए हमें बस कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज का स्वागत किसी और नारे से नहीं, बल्कि #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल हैशटैग के साथ किया था। दोस्ती के यही पुल अचानक टूट गए। हमले की घटना जितनी चौंकाने वाली थी, सोर्स के अनुसार उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। अब हम सोर्स की मुख्य आलोचना पर आते हैं, इस हमले पर भारत की कथित चुप्पी। तो सोर्स में ये दावा किया गया है कि भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। जब जहाज ने मदद के लिए पुकारा तो बचाव का काम श्रीलंकाई नौसेना ने किया, भारतीय नौसेना ने नहीं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि ईरान के राजदूत को भारत से कोई संदेश तक नहीं मिला और कथित तौर पर एक सत्ताधारी पार्टी के अकाउंट से ट्वीट किया गया, ये हमारा मामला नहीं है। ये अकेली घटना सोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये सिर्फ एक घटना थी या ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है? चलिए देखते हैं कि सोर्स इस घटना का इस्तेमाल भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करने के लिए कैसे करता है। सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने शब्दों को सामने रखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर की संरक्षक है। फिर सोर्स इस शक्तिशाली बयान को उस काल्पनिक परिदृश्य में हुई कथित निष्क्रियता के सामने रखता है और सवाल पूछता है, एक संरक्षक की भूमिका क्या होती है जब उसके संरक्षण में आए एक मेहमान पर हमला हो जाता है? और यही सोर्स अपना मुख्य तर्क सामने रखता है कि भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति यानी रणनीतिक स्वायत्तता से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये था कि भारत आजाद होकर अपने फैसले लेता था, चाहे कोई भी महाशक्ति हो। सोर्स अतीत के उदाहरण देता है, कैसे इंदिरा गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने बड़ी ताकतों के दखल की निंदा की थी, और इसकी तुलना आइरिस टेना के डूबने पर भारत की कथित चुप्पी से करता है, जिसे वो एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में दिखता है। सोर्स एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान खींचता है, और वो है टाइमिंग। ये बताया गया है कि ईरान पर यह काल्पनिक हमला भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के ठीक 48 घंटे बाद शुरू हुआ। सोर्स ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ देता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई गहरा संबंध है। लेकिन इन बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ता है?
सोर्स का तर्क है कि इसका असर सीधा आम इंसान की जेब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत ऊर्जा के लिए मध्य पूर्व पर कितना निर्भर है। सोर्स के अनुसार भारत अपने तेल का 55% हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। अब सोचिए, जब होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो जाता है तो ये सप्लाई लाइन सीधे तौर पर रुक जाती है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और इस सप्लाई के संकट के बीच सोर्स एक और चिंताजनक दावा करता है। बताया गया है कि प्रशासन के अनुसार अब भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का स्ट्रेटेजिक तेल भंडार बचा है। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि देश के पास इस तरह के संकट से निपटने के लिए कितना कम समय बचा है। सोर्स इस तर्क को एक अमेरिकी अधिकारी के कथित बयान से और मजबूत करता है। जब एक अमेरिकी अधिकारी ये कहता है कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है, तो सोर्स इस अनुमति शब्द का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि भारत के व्यापारिक फैसले अब आज़ाद नहीं रहे, बल्कि बाहरी दबाव के अधीन हैं। और आखिर में सोर्स इन सभी उच्च स्तरीय विदेश नीति के फैसलों को हर घर के किचन तक ले आता है। इसका सीधा असर दिखाया गया है एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की कथित बढ़ोतरी के रूप में। यही वो बिंदु है जहां भू राजनीति सीधे तौर पर आम नागरिक के बजट को प्रभावित करती है। तो हमने सोर्स में बताए गए काल्पनिक संकट से लेकर उसकी विदेश नीति की आलोचना और आम आदमी पर उसके असर तक की एक यात्रा की है। अब ये सब हमें एक अंतिम बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। और अंत में सोर्स का विश्लेषण हमें इस बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी देश की विदेश नीति को क्या परिभाषित करता है? मुश्किल समय में किए गए समझौते या एक सोची समझी दूर तक की रणनीति? ये वो दुविधा है जिसका सामना हर राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना पड़ता है।